everyone, welcome to the official YouTube channel of Daksh Educations। झारखंड उड़ान बैच की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं झारखंड वस्तुनिष्ठ में झारखंड के इतिहास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, झारखंड के इतिहास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और हाँ तो फ्रेंड्स, आइए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ माना जाता है? चार विकल्प आपके सामने हैं: पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। सही जवाब है पूर्व पाषाण काल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52। झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चार विकल्प इसके भी आपको दिए गए हैं। प्रागैतिहासिक काल में छोटनागपुर घनघोर वनों से आच्छादित था। दूसरा है, अनंत काल तक यह क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह कटा रहा। थर्ड ऑप्शन है, यहाँ के वनों तथा पठारों ने भारत के आदिम समुदायों को शरण दी। चौथा ऑप्शन है, ऐतिहासिक काल में यहाँ नागवंशियों, सिंहों, रक्षेलों और चेराओं के स्वतंत्र राज्य रहे। कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो है वह असत्य है कि अनंत काल तक यह क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह कटा रहा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में नव पाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्तकुठार पाए गए हैं। इनमें से कितने प्रकार के हस्तकुठार छोटानागपुर क्षेत्र में पाए गए हैं, यह पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब है सभी प्रकार के, मतलब 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 8 प्रकार के, ये नहीं, सभी 12 प्रकार के हस्तकुठार झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र में पाए गए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृति के विकास के समकालीन झारखंड में विकास के किस तरह के प्रमाण मिलते हैं? चार विकल्प आपको दिख रहे हैं। बुरजू में स्लेटी पत्थर की पॉलिश की हुई छीनी का मिलना। दूसरा है, दरगामा गांव में तांबे की 5 स्लेट का मिलना। तीसरा है, टोरी नदी के तट पर मुख्यतः प्रस्तर चाकुओं का मिलना। और अंतिम ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, मतलब सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृति के विकास के समकालीन झारखंड में विकास के जो प्रमाण मिले हैं उनमें ये सारे जो विकल्प हैं ये सत्य हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। दिग्विजय, अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख कर्णखंड के नाम से मिलता है। कर्णखंड के नाम से मिलता है, याद रखिएगा। 56वां प्रश्न है, प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर वीरभूम तक का समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता था? इसके विकल्प आपके सामने हैं और विकल्प क्या क्या है? एक गया, बनारस, सासाराम और मिर्जापुर। सही जवाब है बनारस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? पुंडरीक देश के नाम से। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड का उल्लेख किस नाम से मिलता है? पुंडरीक देश के नाम से मिलता है। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडू नाम से किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण नामक ग्रंथ जो है उसमें झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया, पुंड्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं। झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया था। यह ताम्र पत्र किस शताब्दी का है? सही जवाब है 13वीं शताब्दी का है। 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड शब्द का प्रयोग मिला है। अगला प्रश्न है, मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? सही जवाब है दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है। 61वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? आटविक प्रदेश के नाम से किया गया है। फिर से इसको एक बार रिवाइज करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख आटवी नाम से किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। चार विकल्प हैं, चाईबासा इंडो सिथिरियन सिक्के, सिंहभूम रोमन सम्राटों के सिक्के, रांची कुषाण कालीन सिक्के और हजारीबाग यूनानी सम्राट के सिक्के।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग यूनानी सम्राट के सिक्के। झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों में से ये जो है वो सुमेलित नहीं है, बाद बाकी तीनों ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष में हुआ? तो प्रथम मुंडा आंदोलन जो है वो 1797 में हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुतिया पहान द्वारा स्थापित सुतिया नागखंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है? आपको मालूम होना चाहिए सुतिया पहान द्वारा जिस सुतिया नागखंड की स्थापना की गई थी उसमें 7 गढ़ में वो डिवाइड था। पूछ रहा है इनमें से कौन वो उसका हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन देख लीजिए और ऑप्शन देखने के बाद इसका सही जवाब है धनगढ़ और देवगढ़ उसके हिस्से नहीं थे। अगला प्रश्न है, मौर्य काल से वर्धन काल तक के नवागंतुकों में से कुछ ने छोटानागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की स्थापना की। इनमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका सही जवाब है रायगढ़ के राजपूत राज्य। एक बार प्रश्न फिर से रिवाइज करें। मौर्य काल से वर्धन काल तक के नवागंतुकों में, मतलब जो नए लोग आए, उनमें से कुछ ने छोटानागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की स्थापना की। इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो शामिल कौन नहीं है? रायगढ़ के राजपूत राज्य इसमें शामिल नहीं है। बाद बाकी पलामू, सरगुजा, कोटाम्बे और बेरवे के रक्सेल राज्य, छोटानागपुर खास के नागवंशी राज्य और पुरहट का सिंह राज्य, ये वो राज्य थे जिनकी स्थापना हुई थी। झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 4 विकल्प दिए गए हैं। नागवंश का छोटानागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था। खुखरा नागवंशियों की राजधानी थी। नागवंश की स्थापना 10वीं सदी में मानी जाती है और फणिमुकुट राय नागवंश का पहला शासक था। इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। यह ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है। नागवंश का छोटानागपुर में कोई विशेष प्रभाव नहीं था, यह गलत बात है। छोटानागपुर खास में ही ये नागवंश की स्थापना हुई थी। नागवंश के किस शासक ने सुतियांबे से राजधानी स्थानांतरित कर चुटिया में स्थापित की? सही जवाब होगा इसका प्रताप राय। प्रताप राय ने ये किया था। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1368 ईस्वी में हुई थी। रोहतासगढ़ पर शेर खान ने कब अधिकार किया था? 1538 ईस्वी में अधिकार किया था। किस वजह से मुगलों का ध्यान कुकरह की ओर गया? सही जवाब है हीरों की वजह से उनका ध्यान कुकरह की ओर आकर्षित हुआ। अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन था? उपयुक्त सभी, जैसे कुकरटक का नागवंश, पलामू के चेरो और सिंहभूम का सिंह वंश, ये तीनों अकबर के शासनकाल में रहे हैं। 1585 ईस्वी में कुकरह पर कब्जे के दौरान वहां का शासक कौन था? मधुकरण शाह। फिर से एक बार रिपीट की जाए इसे। 1585 ईस्वी में कुकरह पर कब्जे के दौरान वहां का शासक कौन था? मधुकरण शाह। अकबर के शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया? कुकरह भी आया, सिंहभूम भी आया और मानभूम भी आया। तो सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। अकबर ने कुकरह पर कब्जा कब किया है? 1585 ईस्वी में। याद रखिएगा, अकबर ने कुकरह पर 1585 ईस्वी में कब्जा किया है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड की किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है? 4 विकल्प भी दिए गए हैं। दामोदर, कोयल, संजय और शंख। सही जवाब है शंख नदी में। इब्राहिम खान ने कुकरह पर आक्रमण 1615 ईस्वी में करके किसे बंदी बनाया था? सही जवाब होगा दुर्जन शाल को। दुर्जन शाल जो हीरे का पारखी व्यक्ति था। इब्राहिम खान ने कुकरह पर आक्रमण किया था 1615 ईस्वी में और इसमें दुर्जन शाल को बंदी बनाया था। जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा ने राज्य किया था? तो यहाँ जो विकल्प दिए गए उन सबों ने इसमें राज्य किया है, जैसे भागवत राय, अनंत राय और सहबल राय। जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के पारखी के रूप में की गई है, वह कौन था? सही जवाब है दुर्जन शाल। वह कौन था? दुर्जन शाल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नागवंशी शासक ने मुगलों की कैद से छूटने के बाद दोईसा में राजधानी स्थापित की और वहां सुंदर भवनों तथा मंदिरों का निर्माण कराया? सही जवाब है दुर्जन शाल। दुर्जन शाल नागवंशी शासक था।
मुगलों की कैद से छूटने के बाद इसने दोईसा में राजधानी स्थापित की और वहां सुंदर भवनों तथा मंदिरों का निर्माण करवाया। पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ माना जाता है? सही जवाब है प्रताप राय के शासनकाल में निर्मित हुआ माना जाता है। 1662 से 1674 ईस्वी तक पलामू का चेरो शासक कौन था? सही जवाब है मेदिनी राय, 1662 से 74 तक। निम्नलिखित में से किसे न्यासी राजा कहा गया है? मेदिनी राय को कहा गया है न्यासी राजा। झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ? सही जवाब है सिंहभूम की ओर से हुआ। अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था? तो यहाँ जो विकल्प दिए गए वो सभी प्रमुख राज्य थे उस समय। जैसे ढाल भूमि ढाल राजाओं का राज्य था, पुरहट सिंह राजाओं का था और कोल्हान हो लोगों का था। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटनागपुर पर से मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया? सही जवाब होगा मराठों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटनागपुर पर से मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया। अगला प्रश्न, सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढालभूम के किस अपदस्थ राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ? सही जवाब है जगन्नाथ ढाल। जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में इन लोगों ने व्यापक विद्रोह किया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र पर कंपनी का आधिपत्य स्थापित हो गया? सही जवाब है 1837 में। 1837 में कोल्हान क्षेत्र पर कंपनी का आधिपत्य स्थापित हो गया। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ है ना। कोल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इस विद्रोह में मुख्यतः मुंडा, उरांव, हो, चेरो तथा खरवार जातियां शामिल थी। दूसरा विकल्प है, इस विद्रोह का प्रभाव सिंहभूम, रांची, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्र में था। तीसरा है, इस विद्रोह का प्रमुख कारण आदिवासियों की भूमि पर गैर आदिवासियों कब्जे से उपजा असंतोष था। सही जवाब है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। कोल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित ये सब कथन जो है वो सत्य हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाला भूमि विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ? पहले तो उसका ईयर देख लीजिए। भूमि विद्रोह 1832-33 में हो रहा है। यह कहाँ कहाँ हुआ? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, ढाल भूम, बड़ा भूम, पाटकुम परगना और उपयुक्त सभी। सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त सभी। मतलब इन 3-4 जो जगह के नाम लिखे गए हैं, ढाल भूम, बड़ा भूम, पाटकुम परगना और उपयुक्त, तो ये सभी होंगे। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हजारीबाग के रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किस वर्ष हुआ? और वो अधिवेशन कौन सा था? तो 53वां वो अधिवेशन था और ये हुआ है मार्च 1940 में। 53वां अधिवेशन था, मार्च 1940 में हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्ष 1895 से 1901 के बीच होने वाले मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में होने वाले इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, ये तो ठीक है। दीकुओं तथा जमींदारों द्वारा शोषण एवं उत्पीड़न इस विद्रोह का मुख्य कारण था। तीसरा है, जनजातीय विद्रोह में यह सबसे सफल विद्रोह था। चौथा है, यह सबसे संगठित एवं विस्तृत विद्रोह था। तो पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, सत्य नहीं है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय विद्रोह में यह सबसे सफल विद्रोह था, यह असत्य है। झारखंड में हो विद्रोह 1820-21 किस स्थान पर हुआ था? हो विद्रोह सही जवाब है सिंहभूम में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तमाड़ विद्रोह 1789 छोटनागपुर में उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया गया था। दूसरा, चेर विद्रोह पलामू के चेर राजाओं के खिलाफ भूषण सिंह और भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ। थर्ड ऑप्शन है सरदारी आंदोलन छोटनागपुर में मुंडा एवं हो जनजातियों द्वारा जमींदारों एवं दीकुओं के शोषण का खिलाफ हुआ।
चौथा ऑप्शन है खरवार आंदोलन पलामू में हो जनजाति द्वारा किया गया। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है खरवार आंदोलन 1870 पलामू में हो जनजाति के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड की निम्नलिखित में से किस जेल से जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को फरार हुए थे? तो ये तो लगभग आसान क्वेश्चन है। हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। वर्ष 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किसके प्रयास से खत्म हुई? सुभाष चंद्र बोस के प्रयास से खत्म हुई। श्री कृष्ण सहाय श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी रांची कब आए? 4 विकल्प ये दिए गए हैं। सही जवाब है 4 जून 1917 को। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड में महात्मा गांधी कितनी बार आए थे? 4 बार आए थे, याद रखिएगा। रांची के रौलट एक्ट विरोधियों में निम्नलिखित में से किसका नाम उल्लेखनीय है? बटुकेश्वर दत्त, गुलाब तिवारी, उपयुक्त में से दोनों और निम्नलिखित में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त दोनों। रौलट एक्ट के विरोध में ये दोनों नाम उल्लेखनीय हैं, बारकेश्वर राय और गुलाब तिवारी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो ठीक है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान रांची में सक्रिय संस्था तरुण संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए। और चौथा विकल्प है 13 अप्रैल 1930 को 200 लोगों ने झारखंड के 50 स्थानों पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो कह रहा है 13 अप्रैल 1930 को 200 लोगों ने झारखंड क्षेत्र के 50 स्थानों पर नमक बनाकर कानून तोड़ा था। तो ये क्या है? असत्य है? नहीं, ये सत्य है। सही असत्य कौन है? ऑप्शन नंबर सी है ना। 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए थे। अब हम आ गए हैं आज के 100वें प्रश्न मतलब 50वें प्रश्न के ऊपर। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में झारखंड की एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन कीजिए। महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में से कौन सी है उसी के बारे में बताना है। ए, राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं को हजारीबाग जेल में बंद किया जाना। राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं को हजारीबाग जेल में बंद किया जाना। रांची में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जमशेदपुर में प्रदर्शन। उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं को हजारीबाग जेल में बंद किया जाना इसका सही जवाब है। इस प्रकार आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम प्रश्न संख्या 101 से स्टार्ट करेंगे बात करना। ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।